फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता यूके डायरीज़। और मेरा नाम है गीता रावत। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं यूके में एज अ आरएन काम कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और अगर आप नर्स हैं और आपको यूके में एज अ आरएन बनना है या फिर यूके से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए, आज की वीडियो में क्या खास है। आज की वीडियो में मैं लेने वाली हूँ इंटरव्यू। जी हाँ, इंटरव्यू एक जो न्यूली पास आउट अभी हमारी बनी है आरएन, यूके आरएन, वो इंडिया से ही है और इंडिया में वो हरियाणा से है बेसिकली। तो आज हम उनकी जर्नी जानेंगे कि उन्होंने कैसे पहले इंडिया से नर्सिंग की शुरुआत की और उसके बाद वो यूके में कैसे अपना आरएन बनी है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देर किए वीडियो हम शुरू करते हैं। हेलो निशा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसा लग रहा है? हेलो, ठीक लग रहा है। और चलिए फिर आज हम बात करते हैं आपकी जर्नी की, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेरे व्यूवर्स को बताएंगे कि आपने इंडिया में नर्सिंग कब से कब तक की, कब के पास आउट हो आप? नर्सिंग मैंने स्टार्ट करी थी 2016 में और मेरी फिनिश हुई थी 2020 में। कहाँ से की आपने नर्सिंग? मैंने पीजीआई रोहतक से कंप्लीट करी अपनी नर्सिंग। अच्छा, फिर आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे अब ओईटी देना है या मुझे यूके में काम करना है? आप इंडिया में जॉब करती थी? हाँ जी, मेरा 1 ईयर एंड 2 मंथ्स का एक्सपीरियंस है ऑपरेशन थिएटर में। कहाँ पर काम करती थी? ईएसआईसी हॉस्पिटल। ओ, तो देखो दोस्तों, ये भी ईएसआई की ही पैदावार है। सबके सब ईएसआई के यहीं बैठे हुए हैं। अच्छा, तो फिर आपने जॉब से, जब आप ईएसआई में परमानेंट थे, कॉन्ट्रैक्ट पे थे? मैं कॉन्ट्रैक्टेड पे थी। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे थे तो फिर आपने मतलब क्या सोच के गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया या फिर आपने सोचा कि मुझे यूके ही जाना है? नहीं, मैंने जब नर्सिंग करी थी तो मेरा फोकस यही था कि मैं बाहर जाऊंगी। मैंने इंडिया का सोचा ही नहीं था कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करूंगी। तो मैंने उस डायरेक्शन में मैं कभी गई नहीं एक्चुअली। तो बस वही नर्सिंग जब कंप्लीट हुई थी, फिर 1 ईयर का एक्सपीरियंस हुआ तो ओईटी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया मैंने। और बस फिर यहाँ पे आ गई। ओईटी कितने अटेम्प्ट में पास हुआ आपका? मेरा एक बार में हो गया था? नहीं। दोस्तों, एक बार में कभी एग्जाम क्लियर नहीं होता। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हुआ, मेरा 3rd अटेम्प्ट पे क्लियर हुआ है ओईटी। हाँ जी। तो मायूसी होती है जब स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट आपके फेल हो जाए? बहुत ज्यादा, तो डिप्रेशन हो जाता है एक्चुअली। पर दोस्तों देखो, ये आपके लिए एक मिसाल है कि अगर आप एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, आप ट्राई करते रहिए क्योंकि आप कभी ना कभी जरूर पास होगे और आज यहाँ बैठोगे जैसे निशा बैठी है। तो निशा, आपने ओईटी के लिए कहीं से कोचिंग ली थी स्टार्टिंग के सारे अटेम्प्ट्स में? हाँ, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कोचिंग ली थी। मैं जहाँ से हूँ वहीं से मैंने कोचिंग ली थी। पास में एक कोचिंग थी मेरे घर के, तो मैंने वहीं से ली थी। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने खुद से प्रिपरेशन करी थी। शायद ये मेरा गलत डिसीजन था कि मैं अपने आप से कर लूंगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे पास सारे नोट्स वगैरह, सारे प्रिपरेशन मटीरियल सारे मेरे पास हैं, तो मतलब मैं कर सकती हूँ। पर मैं थोड़ा सा उस टाइम पे भी मैं चूक गई। 2 रीडिंग में मैं रह गई थी एक्चुअली। और 3rd अटेम्प्ट में फिर मेरा हुआ क्लियर। चलो फाइनली, हाँ। फिर आपका 3rd अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। हाँ। तो जब आपका ओईटी क्लियर हो गया उसके बाद फिर आपका यूके का कैसे आपने प्रोसेस स्टार्ट कराया? यूके का प्रोसेस बस मैं इंटरव्यू के लिए देख रही थी कि कहीं से मुझको इंटरव्यू किसी हॉस्पिटल का मिल जाए। फिर बस मिल नहीं रहा था मुझे। फिर उसके बाद मैंने वीडियोस देखी थी पहले से। मैं काफ़ी टाइम से देखती हुई आ रही हूँ वीडियोस। तो बस वहीं से मैंने आपको कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम के थ्रू। फिर आपने मुझे लिंक दिया था। उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू हुआ। तो दोस्तों, ये मेरी दूसरी या तीसरी फ्रेंड बनी है यूट्यूब के थ्रू, और जिसको मैंने लिंक दिया और जो यहाँ पर आई है मेरे हॉस्पिटल में। हालांकि अभी वैकेंसीज जो है इन लोगों ने स्टॉप कर दी है, अभी इतना रिक्रूटमेंट ये लोग नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये लकी थी, मेरे ख्याल से तुम्हारा ही सबसे आखिरी बैच था जिन्होंने डेवॉन वालों ने लिया है। और वो भी इसलिए ले लिया क्योंकि ये थिएटर की थी, इनको थिएटर में जरूरत थी, स्पेशलिटी की जरूरत थी और इसी का लास्ट बैच था। तो अब तुम्हारे लिए तो लकी रहा, पर आने वाले लोगों के लिए मनहूस हो गया। पर दोस्तों, फिक्र करने की बात नहीं है। कह रहे हैं कि सितंबर से दोबारा से खुलेगा। होपफुली हम चाहते हैं कि पहले खुल जाए क्योंकि काफ़ी लोगों का ओईटी स्कोर जो है वो एक्सपायर होने वाला है। तो 2 साल का ओईटी का वैलिडिटी होती है। तो मैं कोशिश करूंगी कि कुछ आपको इसके रिगार्डिंग नॉलेज दे पाऊँ। तो चलिए निशा, पहले बात करते हैं, यहाँ पर आप कौन से डिपार्टमेंट में हो? मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ, बिकॉज मेरी पहले से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ऑपरेशन थिएटर में रहा है। तो यहाँ पे भी वहीं हूँ मैं। हाँ, लेकिन जैसे मैं भी अब ऑपरेशन थिएटर में हूँ, मैं हूँ ऑप्स और गायनी थिएटर में, वो मेरी स्पेशलिटी है। लेकिन जो ये है, ये कौन से मैं कम्युनिटी थिएटर्स में हूँ। वहाँ पे सारी स्पेशलिटीज होती है। वहाँ पे प्लास्टिक्स, ऑर्थो, अपर जीआई, सारी स्पेशलिटी होती है वहाँ पे। और वो डे केस है? डे केस यूनिट है। हाँ, तो उसमें आपको ना तो नाइट मिलेगी, ना ही आपको सैटरडे मिलेगा, ना ही आपको संडे मिलेगा। और जितने भी गैजेटेड इनके बैंक हॉलीडेज होते हैं वो सब में इनकी छुट्टी होगी। तो बेसिकली अगर आपको पैसा कमाना है तो डे केस यूनिट में बताना प्लीज। हाँ,
सही बोल रहे हो। ये भी अभी शायद चेंज करेगी, ये मेन थिएटर आने के लिए या मेरे थिएटर में आने के लिए सोच रही है। हाँ तो एक फायदा यहाँ पर ये भी होता है, अगर आप किसी ट्रस्ट में हो और उसके आप किसी अलग डिपार्टमेंट में हो, जैसे आप कम्युनिटी में हो, तो आप अपना रिक्वेस्ट देके डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हो कि जी मेरे को मेन थिएटर में जाके काम सीखना है, मेरे को ऑब्स और गायनी थिएटर में जाना है, और ये लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। मेरे ख्याल से तुमको भी तुम्हारी एजुकेटर ने बोला है कि तुमको अगर जाना है तो तुम जा। हाँ, मेरी क्लिनिकल एजुकेटर ने, मेरी मेट्रेन ने, मैंने उनसे पूछा था कि मैं क्या चेंज कर सकती हूँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ मेन थिएटर्स में है वैकेंसी, तो आप मेन हॉस्पिटल में जाके काम कर सकते हो इफ यू वांट। चलिए अब सबसे बड़ा सवाल ऑस्की का। ऑस्की कैसा लगा? देखो यूके में अगर आपको आरएन बनना है तो सीबीटी आपका इंडिया से ही क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप यहाँ पर आते हैं और आपको ऑस्की का अटेम्प्ट देने होते हैं। आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं क्लियर करने के लिए। तो हमारी निशा मैडम का कितने अटेम्प्ट में ऑस्की क्लियर हुआ? सच मैंने हर चीज में अटेम्प्ट्स लिए हैं एक्चुअली। कोई बात नहीं, देखो जिंदगी मौके बहुत देती है, बस आपको सही मौके का लाभ उठाना है। तो फाइनली कितने मौके, कौन से अटेम्प्ट में? सेकंड अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ था। सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। तो पहले अटेम्प्ट में क्या रह गया था आपको? कौन सा ऑस्की का कौन सा रह गया था स्टेशन? मेरा असेसमेंट रह गया था एक्चुअली, वो भी मैं पता नहीं मेरी गलती थी या उनकी गलती थी, मुझे नहीं पता, बट या सेकंड एड में मेरा क्लियर हुआ फिर असेसमेंट। हाँ, क्योंकि दोस्तों मैंने शायद अपनी एक शॉर्ट वीडियो में बनाया था कि असेसमेंट में आजकल ये लोग क्या करें कि हमारा नंबर इन्होंने रफ शीट पे लिखा है। जनरली हमारे टाइम पे असेसमेंट के जो फर्स्ट पेज होता है उसी में आपको पेशेंट की सारी डिटेल होती है, पर इस महारानी का जो पेशेंट का एमआरआई नंबर था सबसे लास्ट में था, तो इसने हॉस्पिटल नंबर वेरीफाई नहीं किया, जिसको कि इन लोगों ने एक रेड फ्लैग दिया। तो जब किस्मत में, क्या बोलूँ आगे, अब आप समझदार हैं, किस्मत में जब कुछ हो ना तो इंसान अच्छे खासा, कहते हैं ना घर पे बैठे आदमी को भी मौत आ जाती है, तो वही इसके साथ हुआ। पर सेकंड अटेम्प्ट में इसके साथ अच्छा ये हुआ कि सेम वही पेशेंट मिला है और सेम वैसे ही पीछे हमारा नंबर था। हाँ, वही उसी के तरीके से था, बट वही मुझे इस बार मुझे मेरी गलती का पता चल गया था, तो मैंने उसको ठीक करके फिर मेरे ख्याल से तुम्हें ऑस्की के फर्स्ट अटेम्प्ट में जब तुम एग्जामिनर के पास थे, असेसमेंट तुम्हारा खत्म हो गया था, उसी टाइम तुम्हें तब भी पता चल गया था, है ना? मुझे पता लग गया था, मैंने असेसमेंट में बोला भी, मैंने असेसर को बोला अपने कि मैंने ये चीज नहीं करी है क्योंकि मुझे हमारा नंबर नहीं दिखा, पर उस टाइम पे असेसर ने मुझे बोला कि अब टाइम फिनिश हो गया है। अब हालांकि असेसर को भी स्टार्टिंग में नहीं मिल रहा था। हाँ, असेसर को भी 1 मिनट पूरा लगा है हमारा नंबर ढूंढने में। मुझे लगता है कि उनकी प्रिंटिंग मिस्टेक होगी या पता नहीं, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि पता नहीं मेरी गलती थी या उनकी गलती थी। किस्मत इसको किस्मत भी बोलते हैं। पर फाइनली अच्छी न्यूज ये है कि हमारी निशा का जो है ऑस्की क्लियर हो चुका है और अभी शी इज वेटिंग फॉर हर पिन। कितने दिन हो गए? 20 डेज हो गए हैं। पहले 15 डेज में पिन आ जाता था, पर आजकल ये लोग काफी टाइम बाद लगा रहे हैं। कब तक कह रहे हैं आने के लिए? 35-40 डेज में बोल रहे हैं ये लोग, तो देखो। तो फाइनली 35-40 डेज में जब हमारी निशा मैडम का पिन आ जाएगा तो ये यूकेआरएन का अपडेट डालेगी ना? बिल्कुल। चलिए, तो अब मैं इससे एडवांटेजेस पूछती हूँ कि इसको यूके में एडवांटेज क्या लगी है आने की। एडवांटेज एक तो लाइफस्टाइल हम लोगों का चेंज हो जाता है इंडिया से यहाँ पे आने के बाद। फिर मुझे ऐसा लगता है कि सैलरी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू इंडिया और यहाँ पे। पर खर्चा लेकिन उसी हिसाब से होता है दोस्तों। देखो अगर हम पाउंड में कमा रहे हैं ना, तो हम पाउंड में ही खर्च कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि यार हम 1-1, 2-2, 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन हमारा खर्चा भी पाउंड के हिसाब से ही हो रहा है, तो अब ये आपके ऊपर है कि आप बैंक शिफ्ट करके और एक्स्ट्रा शिफ्ट करके कैसे अपनी सेविंग करते हैं और कैसे आप वाइजली काम करते हैं। हार्डली नहीं, वाइजली काम करना है यहाँ पर। लेकिन ये भी हो जाता है कि अगर हम सैटरडे संडे शिफ्ट उठाएं या बैंक हॉलीडेज पे उठाएं या फिर कोई बैंक शिफ्ट करें तो पैसा बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन ज्यादा शिफ्टें भी नहीं उठानी क्योंकि सारा पैसा यहाँ के टैक्स में कट जाता है। तो वाइजली काम करना है, शिफ्ट इतनी उठानी है कि आपका टैक्स ज्यादा ना कटे। क्योंकि कई बार आपको क्या होता है, अरे मैंने तो 4 बैंक शिफ्ट किए, मैंने तो 4 ईपी की है, लेकिन वो ही आपका जो अमाउंट है वो टैक्स में कट जाएगा उतना ज्यादा। तो आपको लगेगा मैंने बेफालतू में अपने शरीर को इतना परेशान किया और अकाउंट में मेरे आया बाबा जी का ठुल्लू। तो लाइफस्टाइल की बात कर रही हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये पार्क है, अभी हम आ रखे हैं, दिन के 2 बज रहे हैं और इतना बढ़िया मौसम हो रखा है, कोई नहीं है, बिल्कुल शांति है यहाँ पर, सारे पीछे घर है और ये हमारा सबसे पास का पार्क है। अच्छा निशा, तो पहला हो गया लाइफस्टाइल, दूसरा हो गया सैलरी, तीसरी चीज बताइए अगर आप बताओ। करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। अगर आपको नर्सिंग में भी आगे बढ़ना है, जैसे डायबिटिक नर्स होती है, डिमेंशिया नर्सेज होती हैं, तो अगर आपको किसी और पाथवे पे जाना है, आपको एजुकेशन में जाना है, मतलब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट भी होती है नर्सेज के लिए, तो मुझे लगता है करियर अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, क्योंकि इंडिया में सिर्फ वही होता है कि या तो वार्ड नर्सेज या ऑपरेशन थिएटर नर्सेज, बस वही होता है। हाँ। तो यहाँ पे हैं स्पेशलिटीज काफी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी है तो भी आपको प्रमोशन के लिए 5-10 साल तो रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो आपका प्रमोशन होता है वो एक्सपीरियंस बेस पे होता है, आपकी एलिजिबिलिटी के बेस पे नहीं होता है। बेसिकली यही हो गया। अच्छा, डिसएडवांटेज बताओ। सबसे ज्यादा लोग सबसे सुनने के लिए आतुर रहते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती है। मेरे लिए सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज ये है कि मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ अपनी फैमिली को एक्चुअली। कोई नहीं, हम हैं यहाँ इसके साथ दोस्तों, जो भी डेवोन आएगा उसके साथ हम लोग होंगे। हाँ। और दूसरा क्या बोल सकते हैं, खाना।
खाना मिस करते हैं, स्ट्रीट फूड स्पेशली इंडिया वाला। गोलगप्पे, गोलगप्पे, पापड़ी। yes। हालांकि हम घर पे बनाते हैं, हमने पिछली बार बनाए थे गोलगप्पे। बनाए थे। हाँ, सब कुछ बनाते हैं, पर वो वाली बात नहीं होती कि दुकान में जाओ और खा के आओ, 4 लोगों को और देखो। तो यहाँ पे सब कुछ करना है तो खुद ही करना है। खुद ही करना है। हाँ, और झाड़ू पोछा सब कुछ खुद ही करना है यहाँ पर। बेसिकली आप मेड नहीं लगा सकते, आप खुद ही मेड हो, आप खुद ही राजा हो, आप खुद ही अपने घर की रानी भी हो और आप खुद ही अपने घर की नौकरानी भी हो। तो ये चीज़ यहाँ पर है। और क्या डिसएडवांटेज आपको लगी? बारिश, यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। मौसम हाँ। अभी गर्मी है, अभी 2 दिन बाद बारिश हो जाएगी तो ठंड हो जाएगी दोबारा से। तो दोस्तों, अगर कभी भी आपको यूके आना हो तो सबसे अच्छा जो वेदर होता है वो होता है अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर तक का। आप तब आओगे तो आपको लगेगा आप जन्नत में आ गए हो। लेकिन अगर आप दिसंबर से आओगे, दिसंबर से लेके मार्च तक का, तो आपको लगेगा आप कहाँ आ गए हो, कौन से डिप्रेसिंग कंट्री में आ गए हो। क्योंकि 4 बजे अंधेरा हो जाता है, बारिश बहुत होती है, ठंड बहुत होती है। और अभी जो है रात के 10-10 बजे तक अंधेरा नहीं होगा, रात के 9 बजे भी हमें लगेगा कि अभी तो शाम के 6 बज रहे हैं। ऐसा होता है। चलिए, तो अगर आप एडवाइस देना चाहेंगे आने वाले लोगों को कि उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? डेफिनेटली आना चाहिए, मेरे हिसाब से आना चाहिए। और कोई टिप्स देना चाहेगी किसी चीज़ के? टिप्स बस यही है कि अपना ओईटी प्रिपरेशन जो है वो टाइम से स्टार्ट कर दो और बेसिकली यहीं पे आ जाओ, ये है। हाँ दोस्तों, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। कई लोग बोलते हैं मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैं ओईटी करूँ या नहीं करूँ। तो देखो मैं आपको एक चीज़ ये बोलती हूँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में लग भी जाते हो ना, जैसे मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, तो 10-15 साल के बाद ना आप स्टैग्नेंट हो जाते हो। आपको लगता है यार मेरी लाइफ में अब आगे क्या एक्साइटमेंट है, कुछ है ही नहीं आगे, क्योंकि वही रूटीन आपका सुबह से लेकर शाम तक, आप जाओगे ऑफिस, घर आओगे, यही सब है। लेकिन अगर आपको अपना करियर को आगे बढ़ाना है, आप चाहते हो कि आप लाइफ में कुछ और करो, नर्सिंग से रिलेटेड आप टीचिंग उसमें चले जाओ या आप किसी और पर्टिकुलरली स्पेशलिस्ट बन जाओ, तो आपको फिर बाहर देखना चाहिए स्कोप। क्योंकि बाहर नर्सिंग को जो है बहुत ही इज्जत की नज़रों से देखते हैं और यहाँ पर आपको जो एक पेशेंट है पूरा एलोकेट होता है, उसका डिस्चार्ज आप तभी करोगे जब आपका डॉक्टर आपसे सवाल पूछ के सेटिस्फाइड होगा, तभी वो जो डॉक्टर है वो पेशेंट का डिस्चार्ज करेगा। अच्छा ये बताओ, ओटी में जैसे काम करो, यहाँ की ओटी में और इंडिया की ओटी में क्या फ़र्क लगा, ईएसआई की ओटी में? फर्क बस वही है कि स्टर्लिटी बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं ये लोग हर चीज़ में, और सेटअप बहुत डिफरेंट है। इक्विपमेंट्स का बहुत ज़्यादा फर्क है, जैसे इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग बोलते हैं, बहुत ज़्यादा नाम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ, थिएटर्स में यहाँ पे ये एलिस को क्या बोलते हैं? ये एलिस को एलिस भी बोलते हैं वैसे, कुछ लेंस भी होती है इनके पास, बहुत कुछ होता है, काफी चीज होती है। और मैंने जो यहाँ पर देखी वो सेल साल्वेज मशीन देखी। तुम्हारे यहाँ सेल साल्वेज मशीन है? देखो इसको भी नहीं पता सेल साल्वेज मशीन क्या होती है। दोस्तों मैं बताती हूँ, सेल साल्वेज मशीन वो होती है इंडिया में, तो अगर हम सिजेरियन कर रहे हैं, ब्लड जैसे सक करते हैं नॉर्मल सक्शन से, और वो ब्लड कहाँ जाता है, टॉयलेट में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर कोई पेशेंट जो हवे या विटनेस है, जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं लेना है, जिसको आपको लगता है कि बहुत ही हाई रिस्क है ब्लीडिंग के, तो ये उसी के जो ब्लड को ना एक सेल साल्वेज मशीन है उससे सक्शन करते हैं, और वो जो प्रॉपर पेशेंट का जो ब्लड है वो उसी सेल साल्वेज मशीन में पूरा का पूरा प्रोसेस होता है और वो एक ब्लड बैग में जाता है, और उसी ब्लड बैग में जो पेशेंट है उसको ओटी के अंदर ही ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है ब्लड। तो बेसिकली अपना खून अपने को ही चढ़ा दिया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर है जो मैंने इंडिया में नहीं देखी, और जब मैं यहाँ पहली बार, एम्स में शायद आ चुकी है पर हमारे ईएसआई में अभी तक नहीं आई, इसलिए हमें नहीं पता। कहते हैं ना कुएं का मेंढक होता है, उसको अपने कुएं की ही जानकारी होती है। जब आप बाहर अपने पैर निकालोगे तो आप देखोगे कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए। तो इसी उम्मीद में कि हमारी जो निशा है ये अपने सपनों को पूरा करे, मेन थिएटर में जाए, खूब पैसे कमाए और अपनी लाइफ अच्छे से जिए, हम इनको बहुत ही बेस्ट विशेस देते हैं। और फिर हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए